गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशंस। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहला, अवस्था में परिवर्तन या रंग में परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन या कोई गैस उत्सर्जित हो रही है तो आप समझेंगे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि अभिकारक जब अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं या उनके रंग में कोई परिवर्तन आता है या तापमान में परिवर्तन आता है या उत्पाद में कोई गैस उत्सर्जित होती है तो आप समझते हैं कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तनों को या रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला है शब्द समीकरण लिखना। रासायनिक अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण हम कैसे लिखते हैं। बाईं ओर सदैव अभिकारक लिखे जाते हैं और एक एरो का निशान बनाकर दाईं ओर सदैव उत्पाद लिखे जाते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित होते हैं। LHS का अर्थ है लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर, RHS का अर्थ है राइट हैंड साइड दाईं ओर। उदाहरण के लिए जो यहाँ पर अभिक्रिया है उसमें जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, हमने जिंक को शब्दों में लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल को भी शब्दों में लिखा है, उत्पादों को भी शब्दों में लिखा है। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखने का एक तरीका। दूसरा तरीका है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण के बजाय अगर हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो कैसा होगा। जिंक का प्रतीक चिन्ह है Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक चिन्ह या सूत्र है H2SO4। उत्पाद हमारे बने थे जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 जो एक यौगिक है जिंक का। हाइड्रोजन गैस जब उत्सर्जित होती है तो हम हाइड्रोजन को H2 करके लिखते हैं। तो दाईं ओर हमारे उत्पाद हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन और बाईं ओर हमारे अभिकारक हैं जिन्होंने परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण किया है। और ये नए पदार्थ या नए उत्पाद या हम कह सकते हैं उत्पाद क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये रासायनिक समीकरण हुआ। रासायनिक समीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे या रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा ही निरूपित किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम सदैव रासायनिक समीकरणों का ही उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। जैसा कि जिंक के लिए हमने जिंक का प्रतीक चिन्ह लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखा, जिंक सल्फेट जो हमारा उत्पाद बन रहा है उसका भी हमने सूत्र लिखा, हाइड्रोजन का भी हमने सूत्र लिखा। तो सदैव हम रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिखते हैं। ठीक, और उनकी भौतिक अवस्था को भी साथ में लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हम कोष्ठक में G लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सभी बच्चे कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही होगी तो उसमें ना तो कोई नया द्रव्यमान निर्मित होगा ना ही किसी द्रव्यमान का विनाश होगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। इसी आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अभिकारक में और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के जो परमाणुओं की संख्या है वो समान होनी चाहिए। जैसे आप अभिकारक में जिंक को देख रहे हैं, कितने जिंक हैं, 1। उत्पाद में भी कितने जिंक हैं, 1। ठीक, कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं अभिकारक की ओर, 2। कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं उत्पाद की ओर, 2। दोनों तरफ हाइड्रोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है ना।
ऐसे ही कितने सल्फर आपको दिख रहे हैं, एस कितने दिख रहे हैं बाईं ओर, 1, दाईं ओर भी 1। ऑक्सीजन कितने हैं, ओ कितने हैं बाईं ओर, अभिकारकों की ओर 4, और उत्पाद की ओर भी ऑक्सीजन 4 है। इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ लागू हो रहा है। इसी आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यानी कि जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, रासायनिक अभिक्रिया होने से पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पाद निर्मित होने तक क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बाईं और दाईं ओर समान होनी चाहिए। तभी हम कहते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है। अगली कक्षा में हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को दोबारा देखें।